Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor, and guide for the subject audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. So, we are back again with yet another interesting video to help in your exam time. तो मैं हर वीडियो में कहती हूँ MCQs are important, MCQs are important and MCQs are important. पर मैम आपको समझना होगा अब आपके ज़माने वाले MCQs नहीं आते, अब केस स्टडी बेस्ड MCQs आते हैं जिसको या तो हम पढ़ नहीं पाते या कैसे तैसे पढ़ भी लिया तो क्वेश्चन आंसर करना तो जितना समझ नहीं पाते. बट वॉट इफ आई से यू आर रीडिंग द केस स्टडी द रॉन्ग वे. यानी हो सकता है आप केस स्टडी को सही तरीके से नहीं पढ़ रहे जिसकी वजह से आप MCQs आंसर नहीं कर पा रहे हैं. तो इसीलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ शुड यू रीड अ केस स्टडी सो एज टू इंश्योर कि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए इन MCQs. एंड इसीलिए मैंने आपके ही टर्म का RTP लिया है जिसमें हम केस सिनेरियो 1 आज डिस्कस करेंगे एंड डिस्कस करते हुए समझेंगे कि हमें केस स्टडी कैसे पढ़नी चाहिए सो दैट कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाए. एंड जैसा मैं हर वीडियो में कहती हूँ अगर MCQ में आपने अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लिए तो भैया एग्जामिनेशन तो आपके लिए कुछ भी नहीं है. तो आइए केस सिनेरियो पढ़ते हैं. तो केस सिनेरियो कहता है Aditya and Company LLP are statutory auditors of Benuka Furniture Limited, a company engaged in the manufacture of wide range of office furniture that suits various workspaces ranging from home offices to corporate environments. The audit team is headed by CA Aditya, being the engagement partner, who is further assisted by two article assistants, namely Rohit and Mudit. Before starting the audit work of the company, CA Aditya briefed the engagement team about the client's business, the various audit procedures the team can perform, and the standards on auditing that the team needs to be complied with while conducting the audit of this company. नाउ वेट. तो यहाँ पे बोल रहा है आदित्य एंड कंपनी LLP करके स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है जो बेनुका फर्नीचर लिमिटेड को ऑडिट कर रहे हैं. आदित्य एंड कंपनी LLP की यहाँ से जो ऑडिट टीम आई है उसमें एंगेजमेंट पार्टनर CA आदित्य है. एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है? द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट और द वन रिस्पॉन्सिबल ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म फॉर दैट पर्टिकुलर ऑडिट. इनके साथ दो आर्टिकल असिस्टेंट्स आए हैं, रोहित और मुदित. अभी आदित्य ने ब्रीफ किया है अपने एंगेजमेंट टीम को अबाउट क्लाइंट्स बिजनेस, ऑडिट प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. तो बेसिकली आदित्य क्या कर रहे हैं? प्लानिंग परफॉर्म कर रहे हैं. अगर आपको याद हो चैप्टर 2 ऑडिट प्लानिंग स्ट्रैटेजी एंड प्रोग्राम में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले ऑडिटर को प्लानिंग करनी होती है जिसमें ही नीड्स टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे आदित्य जी क्या कर रहे हैं? प्लानिंग परफॉर्म कर रहे हैं. While such discussions were going on, Mudit showed no inclination towards the business and business environment of the company. He was of the view that as a member of audit team, he needs to obtain an understanding about audit procedures to be performed during the course of audit, not about client's business. तो क्या यहाँ पे मुदित करेक्ट है? नहीं मैम, यहाँ पे मुदित रॉन्ग है. उसको बताना पड़ेगा भैया तुम क्लाइंट के बिजनेस के बारे में नहीं समझोगे तो ऑडिट प्रोसीजर कैसे डिसाइड करोगे. अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा रिस्क कहाँ ज्यादा है, रिस्क कहाँ कम है, इंटरनल कंट्रोल कहाँ अच्छे है, इंटरनल कंट्रोल कहाँ नहीं है, तो तुम ऑडिट प्रोसीजर कैसे डिजाइन करोगे. तुम हर जगह सेम ऑडिट प्रोसीजर या सेम नंबर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स तो नहीं लगा सकते. कहीं तुम्हें ज्यादा लगाना होगा, कहीं तुम्हें कम. एंड इसके लिए यू नीड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस ऑल्सो. You need to obtain an understanding of client's business also. तो यहाँ पे मुदित का अप्रोच जो है वो गलत है. Rohit was asked by CA Aditya to verify the trade receivables, loans and advances given by the company amounting to 20 crore and 20 lakhs respectively. Rohit asked the concerned official of the company to provide him with the aging of trade receivables. Rohit decided to send confirmation request to debtors having balance as on balance sheet date exceeding rupees 5 lakhs. He further decided to request to the third party in the request letters to reply positively whether the balance in their books reconciles with the balance mentioned in the request letters. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? CA आदित्य ने रोहित को कहा कि भैया तुम ट्रेड रिसीवेबल्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस वेरीफाई कर दो. ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए जैसे हमें पता है द बेस्ट प्रोसीजर इज मेंशन्ड इन SA 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन. एंड रोहित ने भी वही किया. अभी रोहित ने क्या किया? सारे डेटर्स को कंफर्मेशन नहीं भेजा, ऐसे डेटर्स जिनका अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है उनको कंफर्मेशन भेजा. मतलब रोहित के लिए मटीरियलिटी लेवल क्या है? रोहित के लिए मटीरियलिटी लेवल क्या है? रोहित के लिए मैम मटीरियलिटी लेवल है 5 लाख. उसने कौन सा कंफर्मेशन भेजा? उसने ऐसा कंफर्मेशन भेजा कि थर्ड पार्टी शुड रिप्लाई टू हिम
if they agree or disagree to the information. यानी थर्ड पार्टी को रिप्लाई करना ही है, वो अग्री करते हैं तो भी और वो डिसअग्री करते हैं तो भी। तो ऐसा टाइप का कंफर्मेशन को क्या बोलते हैं? तो मैम ऐसे टाइप की कंफर्मेशन को बोलते हैं पॉजिटिव कंफर्मेशन, जहां पे सामने वाली पार्टी को रिप्लाई करना है इररिस्पेक्टिव वेदर दे अग्री और डिसअग्री टू द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे रोहित ने कौन से कंफर्मेशन का यूज किया? पॉजिटिव कंफर्मेशन का यूज किया। Also, while verifying the balances of loans and advances by the company, Rohit selected the sample for checking without following any structured approach, though he made sure to avoid any conscious biasness or predictability. Thus, he made sure that all the individual balances constituting the total of loans and advances given by the company had a chance of selection. तो loans and advances के लिए उसने क्या किया? सैम्पलिंग अप्रोच फॉलो किया। ऐसा सैम्पलिंग अप्रोच फॉलो किया जिसमें कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं, ऐसा सैम्पलिंग अप्रोच फॉलो किया जिसमें कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं था, यानी वो कोई भी सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज कर ले रहा था। एंड इस काइंड ऑफ अप्रोच को क्या कहते हैं? इस काइंड ऑफ अप्रोच को कहते हैं हैप्पीजर्ड सैम्पलिंग, जो अपने नाम से ही साबित कर देता है कि भाई कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं फॉलो हुआ है। तो लोन्स एंड एडवांसेस के लिए रोहित ने क्या किया है? हैप्पीजर्ड सैम्पलिंग फॉलो की है। आगे पढ़ते हैं। While checking the balance of fixed assets, Mudit asked the concerned employee of the company to provide him with various documents relating to all the fixed assets appearing as on the balance sheet date. He asked for the title deeds with respect to building owned by the company and purchase bills for the assets purchased by the company. While asking for such documents from the client company, Mudit was of the view that as a member of audit team, he can force the employee of the company to provide him with the required documents. थम जाइए मुदित जी, क्या कर रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो ये जो आपने सोचा है ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा ही होता कि ऑडिटर फोर्स कर सकता है एम्प्लॉइज को, तो ऑडिट नहीं होता ना, फिर तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता। तो ऑडिटर कैन नेवर फोर्स द एम्प्लॉय टू गिव द डॉक्यूमेंट, ही कैन ओनली रिक्वेस्ट द एम्प्लॉय टू गिव हिम द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे मुदित जी का अप्रोच इज टोटली रॉन्ग, उनकी थिंकिंग इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि मुदित कांट फोर्स एनी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी टू गिव हिम द डॉक्यूमेंट। तो मुदित जी का व्यू गलत है। उसके पहले अगर बात करें तो मुदित जी ने कौन सी डॉक्यूमेंट्स मांगी थी? मुदित जी ने ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे such as purchase bills and title deeds of the fixed assets। तो भैया title deeds and purchase bills of the fixed assets से मुझे क्या पता चलता है? मुझे ये पता चलता है कि क्या बिल्डिंग या फिक्स्ड assets कंपनी के नाम पे है या नहीं है। तो मुदित यहाँ पे कौन सा assertion वेरीफाई कर रहा था? मुदित यहाँ पे वेरीफाई कर रहा था राइट्स एंड ऑब्लिगेशन assertion, यानी वो चेक कर रहा था ये जो कंपनी ने जितनी भी फिक्स्ड assets दिखाई अपने बैलेंस शीट में, ये सब कंपनी के नाम पे ही है। Further, with respect to inventory of the company, Mudit performed the audit procedures to verify that inventory balance as at the year end does not include any element of the next financial year। यानी मुदित इंश्योर करना चाहता था जितना इन्वेंट्री दिखाया गया है वो सब इसी फाइनेंशियल ईयर का है, नेक्स्ट या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का नहीं। मतलब यहाँ पे वो कौन से असर्शन की टेस्टिंग कर रहा था? तो यहाँ पे वो टेस्टिंग कर रहा था कट ऑफ असर्शन टेस्टिंग। यहाँ पे वो कौन से असर्शन की टेस्टिंग कर रहा था? कट ऑफ असर्शन की, यानी जो भी दिखाया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सब इसी ईयर का है, आगे या पीछे वाली ईयर्स का नहीं। तो देखो केस स्टडी पढ़ ली, उसमें मार्किंग्स भी कर ली। अब देखते हैं एमसीक्यूज किस पे है। सबसे पहला, वेदर द व्यू ऑफ मुदित रिगार्डिंग ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट बिजनेस इज करेक्ट। तो मुदित का व्यू क्या था? मुदित का व्यू ये था कि उसको क्लाइंट की बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं लेनी चाहिए। और हमने केस स्टडी पढ़ते हुए कह दिया था कि मुदित जी आप गलत है, क्योंकि अगर आप क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे, क्लाइंट की बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे, तो आप प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, प्रोसीजर्स डिजाइन नहीं कर पाएंगे। तो क्या मुदित का व्यू करेक्ट था? नहीं मैम, मुदित का व्यू इनकरेक्ट था। तो करेक्ट वाले ऑप्शन तो पहले ही काट दो भैया, करेक्ट वाले ऑप्शन तो पहले ही काट दो। नॉट करेक्ट में दो ऑप्शन बचे। The view of Mudit is not correct because while conducting an audit, understanding of business and business environment of the client whose audit is to be conducted is very important। ये हमें सही लग रहा है। The view of Mudit is not correct because such information forms a crucial part of audit report to be issued at the end of audit process। हमने तो पढ़ते पढ़ते ही बोल दिया था ये चीजें प्लानिंग में होंगी, ये चीजें जब ऑडिटर ऑडिट स्टार्ट कर रहा होगा तब होगी। तो ये तो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। What kind of confirmation request Rohit decided to send the debtors for verification of balances of trade receivables? तो हमने मार्क किया था पॉजिटिव कंफर्मेशन रोहित जी ने भेजा था। So the answer will be positive confirmation. While which sample selection method has been opted by Rohit while verifying the loans and advances given by the company?
तो ये भी हमने मार्क किया था एंड इसमें हमने लिखा था हैप्पीजर्ड सैम्पलिंग टेक्निक हैज बीन फॉलोड. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. While verifying inventory of the client company, which assertion is being verified by Mudit? अरे मैम हमने तो ये भी मार्क किया था, तो इन्वेंट्री में कौन सा assertion टेस्टिंग हो रहा था? कट ऑफ assertion का टेस्टिंग हो रहा था. With respect to fixed asset, which assertion does Mudit want to check? तो फिक्स्ड एसेट में भी हमने मार्किंग की थी एंड फिक्स्ड एसेट में मुद्दित जी कर रहे थे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन असर्शन की टेस्टिंग. तो क्या आपको नहीं लगा कि हमने केस स्टडी ऐसा पढ़ा कि सारे एमसीक्यू हम आंसर कर पाए? और ऐसा भी नहीं है सिर्फ हमने एमसीक्यू वाइज ही केस स्टडी पढ़ा, क्योंकि हमने बहुत सारे अदर इन्फॉर्मेशन भी मार्क किए, जैसे मटीरियलिटी लेवल मार्क किया, उसके बाद अप्रोच गलत है ये मार्क किया, तो अदर चीजें भी मार्क की. पर जैसे केस स्टडी पढ़ा, मुझे एक एमसीक्यू के पहले रुकना भी नहीं पड़ा या सोचना भी नहीं पड़ा आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने सब चीजों की मार्किंग पहले ही कर रखी थी. If you follow this method of reading case study, I can guarantee आपका कोई भी MCQ कभी भी गलत नहीं होगा. So next time you are reading an MCQ or you are solving a case study based MCQ, do try this method. एक बार पहले ही जो जो आपको लग रहा है important है उसको मार्किंग करके रख लीजिए, उसको एक बार सोच के रख लीजिए एंड उसके बाद MCQ सॉल्व करके देखिए. ट्रस्ट मी आपके सारे MCQs करेक्ट होंगे. So next time you are reading a case study based MCQ, you should follow this method and then you can see the magic. तो आज का वीडियो इतना तक ही था, छोटा वीडियो था, बट आई फील बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा, बिकॉज जैसा मैं कहती हूँ एमसीक्यूज आर इम्पॉर्टेंट. अगर आप एमसीक्यूज में अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो ऑब्वियसली आपका पेपर एलिवेट हो सकता है, और हो भी जाता है, क्योंकि भैया अगर मैं 30 में 30 स्कोर कर ले रही हूँ तो मेरे पास 20, 30, 40 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है डिस्क्रिप्टिव में, वो मैं आराम से कर सकती हूँ. So that is it for today's video. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में with next interesting topic, and until then keep following Naveen classes. Thank you.